हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग एंड रीजनिंग की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस नोट्स चाहिए हमारा तो ये परचेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी विषयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो आप लोग ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपये रखा गया है। कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली क्लास को जो है देखा करें। फरवरी में इसका जो फॉर्म है आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या भूमध्य सागरीय सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और 2023 में यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी कॉलेज में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो डेली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इस क्लासेस की जो है जितनी भी क्लासेस चलती हैं इन क्लासेस के फ्री में पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? बौद्ध गीतों द्वारा, या हिंदुओं द्वारा, या जैनियों द्वारा, या सिखों द्वारा? इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास को देखा करें आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट लिख दो, उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे पहले पता होना चाहिए किस राज्य में है। राजस्थान के माउंट आबू में है। ये जो है किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, जैन धर्म के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट जरूर से जरूर करिएगा। चलिए, गीत गोविंद किसकी कृति है? ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरे क्वेश्चंस आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। गीत गोविंद की जो है रचनाकार या कृति किसकी है? ये जयदेव की, कल्हड़ की, कालिदास की, या राजाराव की? तो गीत गोविंद है जयदेव की कृति। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जवाब दें। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, या 1674 में, या 1680 में, 1670 में? सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे? अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे? गुरु रामदास, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु नानक? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो वह थे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? 6 का जवाब देंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, या मैगलन, या कोलंबस, या हेनरी द नेविगेटर? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है, 2019 के क्वेश्चन हैं ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो यह खोली गई थी सूरत में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? लखनऊ से, कानपुर से, या बनारस से, इलाहाबाद से? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जवाब देने का प्रयास करेंगे।
जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और पिछली क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखें, अपनी तैयारी बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दें। तो बेगम हजरत महल ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। इनका जो है संबंध किस स्थान से है? लखनऊ से है, ध्यान रखिएगा। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। झांसी से अगर पूछे, झांसी ऑप्शन है नहीं, बट रानी लक्ष्मीबाई आपको याद रखना है। कानपुर से पूछे तो नाना साहेब हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिहार से पूछे तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। इलाहाबाद से पूछे तो मौलवी लियाकत हो जाएंगे, ठीक है, मौलवी लियाकत अली। चलिए, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण या बारदोली या चौरी चौरा या साबरमती? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वह स्थल है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी.के. गोखले या सरदार पटेल या बी.जी. तिलक या राजाराम मोहन राय? समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन नोट करिएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दांडी से या पोरबंदर से? पोरबंदर में तो इनका जन्म हुआ था। साबरमती आश्रम या अहमदाबाद? तो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह भी है। चलिए, टुंड्रा एक क्या है? टुंड्रा एक क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्णपाती वन या शीत मरुस्थल या उष्णकटिबंधीय वन या गर्म मरुस्थल? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा क्या है? शीत मरुस्थल है, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? जवाब दें सब लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इसी में जो है मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो घटित होती हैं और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएं सब लोग। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कोंकण तट के नाम से, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड या ह्यूमन कोड या सोर्स कोड या सिस्टम कोड? वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्यूमन कोड। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि
उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है सहकारी कृषि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी हैं, ठीक है, उत्तरदायी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है, यह जो है पूर्वी तट से, पूर्वी तट पर मतलब अवस्थित है, तो पूर्वी तट से संबंधित हो जाएगा। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून या संवहनी वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर पूर्व मानसून? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ का कारण, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? ट्वेंटी टू को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? NNP साधन लागत पर इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर या उत्पाद शुल्क या आयकर या कंपनी कर? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है बिक्री कर, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी परसों से ही हो रहा है, 2022 हो जाएगा, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट या सिक्के या चेक या बॉन्ड? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है आपका चेक, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान जो है किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। चलिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता या संविधान या संसद और राज्यों की विधायिकाएं? 29 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है भारत की जनता, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा शब्द जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो शिक्षा शब्द संबंधित है समवर्ती सूची से, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 के तहत? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अनुच्छेद 33 के तहत, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है, बताएं सब लोग, संपत्ति के अधिकार की परिस्थिति क्या है वर्तमान में? वैधानिक अधिकार या मानव अधिकार या मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार?
32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। और डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को। तो संपत्ति का अधिकार की वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है, वो है वैधानिक अधिकार। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? गुड मॉर्निंग सभी को। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है क्या? कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66% या कुल कराए गए मतदान का 50% या कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है क्या? कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही प्राप्त करना आवश्यक है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? ये क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? अपनी नीति को चुनना या विश्व में शांति एवं एकता लाना, शक्तिपुंजों से तटस्थता या तृतीय विश्व की शक्ति होना। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्तिपुंजों से तटस्थता। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? बताएं सब लोग, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न को चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग जवाब दें। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। आप लोगों से क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। WTO की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और हेडक्वार्टर बताएं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। ठीक है, जेनेवा। WHO का भी जेनेवा में है। ठीक है, चलिए WHO की स्थापना कभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? दिया जाता होगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जो है दिया जाता है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा जो है दिया जाना आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर या अतुल सेठी या सैयद माउंट गोमेरी। तो स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई थी सैयद माउंट गोमेरी के द्वारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में जो है घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको बताना है।
तो ये है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? बताएं कौन कौन देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में यही देश शामिल हैं, ठीक है, 5 देश। चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बताएं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष या पारसेक या इनमें से कोई नहीं? खगोलीय दूरी, तो वो है पारसेक, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताएं। तो B6 का होता है पारिडॉक्सिन, ठीक है। B2 का पूछे तो राइबोफ्लोविन, B5 का पूछे नियासिन, B12 का पूछे तो साइबोकोबाल्मिन, और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विटामिन ए का सभी को पता है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग विटामिन ए, विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम बताएं। रेटिनॉल और थायमिन, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीटीपी का विस्तार करें। डीटीपी का यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है डीटीपी का। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीटीपी का विस्तार करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मस्तिष्क जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मस्तिष्क जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मेरुरज्जु के साथ मिलकर, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग वर्णधनता किस प्रकार का रोग है, ये आपको बताना है। संक्रामक रोग, उपार्जित रोग या आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग? 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो रंग वर्णधनता जो रोग होता है ये आनुवंशिक रोग है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि चीनी यात्री फाहान किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या महमूद गजनवी या चंद्रगुप्त प्रथम? जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, और ये क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो स्कोर मतलब इसका आंसर बताइएगा। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जेस की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, डेली क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन की अब जो क्लास हो आया करेंगी, और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।